हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी करप्शन के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्क कल्चर के बारे में। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, वर्क कल्चर का मतलब क्या होता है? वर्क कल्चर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क कल्चर? देखो, वर्क कल्चर ये जो टर्म है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्क और दूसरा कल्चर। वर्क का मतलब हमें ऑलरेडी समझ में आता है। व्हाट इज कल्चर? सिंपल तौर पे अगर कहें तो कोई सोसाइटी एज अ यूनिट किन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देती है, किन बिलीव्स को मानती है, किन ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, किन कस्टम्स को प्रैक्टिस करती है। एक सोसाइटी एज अ यूनिट किस तरीके से बिहेव करती है, उसमें किस तरीके का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, इसी को मोटे मोटे तौर पे कल्चर बुलाया जाता है। और यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है वर्क कल्चर की। व्हाट इज वर्क कल्चर? किसी वर्क प्लेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किन मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, किन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है, किस तरीके का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से ट्रीट करती है, अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से ट्रीट करती है, जो थर्ड पार्टी पर्सन्स होते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करती है। इसी को मोटे मोटे तौर पे क्या बुलाया जाता है? वर्क कल्चर बुलाया जाता है। व्हाट इज वर्क कल्चर? वर्क कल्चर is basically set of moral principles and values that guide the behavior in a workplace. बेहद सिंपल। What is work culture? Work culture is basically set of moral principles and values that guide the behavior in a workplace। इसी बात को अगर दूसरे तरीके से लिखें तो व्हाट इज वर्क कल्चर? वर्क कल्चर इज बेसिकली द एनवायरमेंट इन अ वर्कप्लेस। इजी और सिंपल सी बात है। वर्क कल्चर क्या है? फिर से सुनो। किसी वर्क प्लेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किन मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, किन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है, किस तरीके का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से ट्रीट करती है, अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से ट्रीट करती है, जो थर्ड पार्टी पर्सन्स होते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करती है। इसी सबको मोटे मोटे तौर पे क्या बुलाया जाता है? वर्क कल्चर बुलाया जाता है। वर्क कल्चर का मतलब क्या होता है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब सवाल आता है, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ अ वर्क कल्चर? फीचर्स ऑफ अ वर्क कल्चर कह लो, या फिर आप कह सकते हो व्हाट आर दोज पैरामीटर्स ऑन विच अ वर्क कल्चर इज बीइंग जज्ड। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पे किसी वर्क कल्चर को जज किया जाता है, देखा जाता है कि वो जो वर्क कल्चर है वो अच्छा है, गुड है, या खराब है, बैड है, टॉक्सिक है। पांच सात पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से पांच सात पैरामीटर्स हैं? सबसे पहले बात की जाती है
लेवल ऑफ सर्टेनिटी के बारे में। लेवल ऑफ सर्टेनिटी का मतलब बेहद सिंपल, हाउ सर्टेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट द जजमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। दूसरे तरीके से अगर बोलें तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्क प्लेस अपने एम्प्लॉयज के जजमेंट के ऊपर कितना भरोसा करता है, कितना इनोवेशन को पुश करता है, कितना क्रिएटिविटी को पुश करता है, कितना रिस्क टेकिंग को प्रमोट करता है, दैट इज लेवल ऑफ सर्टेनिटी। और बड़ा सिंपल है, जो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन को पुश कर रहा होगा, क्रिएटिविटी को पुश कर रहा होगा, रिस्क टेकिंग को पुश कर रहा होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के जजमेंट के ऊपर बिलीव कर रहा होगा, वहां पे एक बेहतर, एक अच्छा वर्क कल्चर देखने को मिलेगा। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन को पुश नहीं किया जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस क्वेस्ट होगा, चेंज को रजिस्ट करेगा, रिस्क टेकिंग को प्रमोट नहीं करेगा, अपने एम्प्लॉयज के जजमेंट को बिलीव नहीं करेगा, जहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, जहां पे पावर स्ट्रगल देखने को मिलेगा, वहां पे जो वर्क कल्चर है वो टॉक्सिक होगा, वो खराब होगा, वो बैड होगा। तो ध्यान देना, हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक तो हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ अ वर्क प्लेस के बारे में, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि गुड वर्क कल्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और तीसरा हम बात कर रहे हैं कि एक टॉक्सिक वर्क कल्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बड़ा सिंपल, लेवल ऑफ सर्टेनिटी में बात की जाती है इनोवेशन के बारे में, बात की जाती है क्रिएटिविटी के बारे में, बात की जाती है रिस्क टेकिंग के बारे में। लेवल ऑफ सर्टेनिटी में बात की जाती है हाउ सर्टेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट द जजमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। और बेहद सिंपल, दिमाग लगाना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, वहां पे गुड वर्क कल्चर देखने को मिलेगा, और जहां पे ये सारी चीजें मिसिंग होंगी, वहां पे टॉक्सिक वर्क कल्चर देखने को मिलेगा। तो पहला पैरामीटर है लेवल ऑफ सर्टेनिटी। दूसरा क्या है? दूसरा है आउटकम ओरिएंटेशन। देखो, इसको समझना बड़ा सिंपल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है किसी आउटकम के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, लेकिन एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक गुड वर्क कल्चर वहां पे देखने को मिलता है जहां पे प्रोसेसेस और आउटकम के बीच में एक बैलेंस देखने को मिले, जहां पे प्रोसेसेस जो हैं वो आउटकम को इनेबल करें, एक पॉजिटिव आउटकम को इनेबल करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रेड टेपिज्म। अब रेड टेपिज्म में समस्या क्या है? वो प्रोसेस ही गलत है, वो प्रोसेस ही खराब है। आपको पैसे देने पड़ेंगे, करप्शन देखने को मिलेगा। इस करप्शन के बाद अगर आपकी फाइल क्लियर हो भी जाती है, आउटकम बढ़िया आ भी जाता है, तो भी वो जो करप्शन हुआ बीच में, वो जो खराब प्रोसेस देखने को मिली बीच में, उसकी वजह से अंदर ही अंदर कंट्री खत्म हो जाती है। तो एक अच्छे वर्क कल्चर की बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि प्रोसेसेस और आउटकम्स के बीच में एक बैलेंस देखने को मिलता है, एंड दी प्रोसेसेस इनेबल अ पॉजिटिव आउटकम। बेहद सिंपल, आउटकम ओरिएंटेशन में जहां पे भी अच्छा वर्क कल्चर देखने को मिलेगा, वहां पे बैलेंस देखने को मिलेगा बिटवीन आउटकम एंड प्रोसेसेस। और
जो प्रोसेसेस होती हैं दे इनेबल अ पॉजिटिव आउटकम। जहां पे टॉक्सिक वर्क कल्चर देखने को मिलेगा वहां पे प्रोसेसेस और आउटकम के बीच में बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे प्रोसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगी, वहां पे प्रोसेसेस जो हैं वो करप्शन को ब्रीड करेंगे। एक अच्छे वर्क कल्चर में सिंपल प्रोसेसेस होती हैं, सिंगल विंडो सिस्टम देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगी। और देखो बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गूगल सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। गूगल का एक एस्पेक्ट बड़ा खूबसूरत है। गूगल जो है वो इनोवेशन को प्रमोट करता है, वो क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। गूगल जो है वो प्रोसेसेस और आउटकम्स के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। गूगल में आपने सुना होगा जो भी एम्प्लॉय होता है उसको लगभग 70% अपना डे टू डे बेसिस का काम करना होता है और लगभग 30% टाइम में उस एम्प्लॉय को पुश किया जाता है कि आप इनोवेशन पर फोकस करो। भले ही फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो। ये ट्रेट्स हैं एक अच्छे वर्क कल्चर के। फिर तीसरा, आउटकम ओरिएंटेशन के बाद बात होती है पीपल ओरिएंटेशन के बारे में। पीपल ओरिएंटेशन का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्क प्लेस है, उसमें लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और जब हम बात करते हैं लोगों के बारे में तो हम बात करते हैं 3 लेवल्स पे। एक, एम्प्लॉयज को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, दूसरा क्लाइंट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और तीसरा थर्ड पार्टी पर्सन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। एम्प्लॉयज के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं 2 लेवल्स के बारे में। बेहद सिंपल, पीपल ओरिएंटेशन में एक तो ये देखा जाता है कि जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। और दूसरा, जो थर्ड पार्टी पर्सन्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। थर्ड पार्टी पर्सन्स जैसे जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, जिस कम्युनिटी को आप केटर कर रहे हो उसको आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसके प्रति आपकी क्या वैल्यूज हैं, ये सब डिफाइन करती हैं कि आपका जो वर्क कल्चर है वो अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला है। इमेजिन करो, एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्क प्लेस है जो कि खूब पैसा बनाता है, लेकिन एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखता है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, कम्युनिटी का ध्यान नहीं रखता है, या फिर जो अपने कस्टमर्स हैं उनके प्रति रूड है। वो अच्छा वर्क कल्चर है या खराब वर्क कल्चर है? बट ऑब्वियस सी बात है, खराब वर्क कल्चर है। तो पीपल ओरिएंटेशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पीपल ओरिएंटेशन में जब बात होती है कस्टमर के बारे में, जब बात होती है क्लाइंट के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी वर्क प्लेस में एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना ही चाहिए। आप खुद ही देख लो, आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो? यार मेरी जो कंप्लेन है उसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आप उसके फीचर्स देखते हो, स्पेसिफिकेशंस देखते हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हो कि आफ्टर सर्विस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी किस तरीके की है। तो एक अच्छे वर्क कल्चर में जो क्लाइंट्स का इंटरेस्ट होता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा चौथा बात होती है मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल का मतलब जो वर्क प्लेस है वहां पे जो टॉप लीडरशिप है
वो किस तरीके से चीजों को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। जो टॉप लीडरशिप है वो किस तरीके से खुद बिहेव करती है, बिहेव कैसे करती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड अपने जूनियर्स के साथ में, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में। वो जो टॉप लीडरशिप है वो प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है। वो जो टॉप लीडरशिप है वो सब्जेक्टिव है इन नेचर या फिर प्रॉपर एसओपीज को फॉलो किया जाता है, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। बड़ा सिंपल है। एक अच्छे वर्क कल्चर में आपको जो टॉप लीडरशिप है उसका बिहेवियर एकदम एथिकल देखने को मिलेगा। जैसे अगर बात की जा रही होगी पंक्चुअलिटी के बारे में, तो जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप के 5-6 लोग हैं, वो एंश्योर करेंगे कि अगर 9 का टाइम दिया गया है तो हम 8:55 पे पहुंच जाएं। जो टॉप लीडरशिप है वो कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं उनको ओपन रखेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो टॉप लीडरशिप है उस तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। अगर ऐसा हो रहा है तो बैड वर्क कल्चर है, वो टॉक्सिक वर्क कल्चर है। एक अच्छे वर्क कल्चर में एक खास बात और होती है, जो लीडरशिप होती है वो प्रोएक्टिव होती है, रिएक्टिव नहीं होती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी समस्या है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है इट इज रिएक्टिव इन नेचर। रिएक्टिव होने का मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो गई उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। प्रोएक्टिव होने का मतलब कि समस्या को पहले से ही एंटिसिपेट करो और पहले से ही उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको इंप्लीमेंट करो, उनको पहले से ही एड्रेस करो। एक जो अच्छा वर्क कल्चर होता है वहां पे चीजें सब्जेक्टिव नहीं होती हैं। वहां पे चीजें एक इंसान के ओपिनियन या फीलिंग्स के ऊपर नहीं छोड़ी जाती हैं। वहां पे प्रॉपर एसओपीज होते हैं, वहां पे प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं। तो जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल के बारे में, तो हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं अबाउट दी टॉप लीडरशिप मैनेजमेंट। और टॉप लीडरशिप मैनेजमेंट में बात होती है ये जो टॉप लीडरशिप है इसका खुद का बिहेवियर या फिर इसका खुद का कंडक्ट किस तरीके का है। बात होती है कि ये जो टॉप लीडरशिप है ये प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है। और कोई भी अच्छे वर्क कल्चर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो प्रोएक्टिव होगी। यहां पे एक अच्छे वर्क कल्चर में सब्जेक्टिविटी कम से कम देखने को मिलेगी। प्रॉपर एसओपीज को ले डाउन किया जाता है, प्रॉपर गाइडलाइंस को ले डाउन किया जाता है। और इसका अपोजिट अगर लिख दोगे तो वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा टॉक्सिक वर्क कल्चर। फिर इसके बाद 5वें नंबर पे बात होती है रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट के बारे में। और देखो, जब हम रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट के बारे में बात करते हैं तो हम इनोवेशन को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, हम क्रिएटिविटी को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन असेंशियली अगर बात की जाए रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट के बारे में, तो किसी भी अच्छे वर्क कल्चर में नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयज हैं उनका ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन होना चाहिए। किसको अवार्ड दिया जाएगा, किसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, किसको किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, उसकी ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन होना चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब कि जो डिसीजन है उसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि वो डिसीजन लिया गया तो क्यों लिया गया, उसके पीछे रीजंस क्या थे। तो बेहद सिंपल, एक अच्छे वर्क कल्चर में आपको नेपोटिज्म देखने को नहीं मिलता है, आपको फेवरेटिज्म देखने को नहीं मिलता है। एक अच्छे वर्क कल्चर में अगर असेंशियली बात करें
तो जो एम्प्लॉयज हैं उनका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन देखने को मिलता है। एक अच्छे वर्क कल्चर में डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है। और इसी का अपोजिट अगर देखने को मिल रहा है तो वो कैसा वर्क कल्चर हो जाएगा? वो एक टॉक्सिक वर्क कल्चर हो जाएगा। फिर रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट के बाद बात होती है कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। कम्युनिकेशन चैनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ओपननेस होनी चाहिए, एक फ्लैट हायरार्की होनी चाहिए। फ्लैट हायरार्की का मतलब ये नहीं है कि जो अथॉरिटी है उसकी पावर को छीना जा रहा है। फ्लैट हायरार्की का सिंपली मतलब ये है कि जो सबसे नीचे काम करने वाला एम्प्लॉय है वो भी बहुत इजीली बातचीत कर सकता है, रीच आउट कर सकता है टॉप लीडरशिप तक। ओपननेस होनी चाहिए। ओपननेस के साथ साथ एक फ्लैट हायरार्की होनी चाहिए और फ्लैट हायरार्की के साथ साथ रेगुलेटरी सेफगार्ड्स भी होने चाहिए। जो नेसेसरी रेगुलेटरी सेफगार्ड्स हैं वो भी होने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो सबसे नीचे का एम्प्लॉय है वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे टॉप लीडरशिप को। रेगुलेटरी सेफगार्ड्स भी होने चाहिए। तो एक अच्छे वर्क कल्चर में ओपननेस देखने को मिलती है। एक अच्छे वर्क कल्चर में अगर आप देखो तो ओपननेस के साथ साथ रेगुलेटरी सेफगार्ड्स देखने को मिलते हैं। एक जो अच्छा वर्क कल्चर होता है वो अच्छा वर्क कल्चर बिलीव करता है इन फ्लैट हायरार्की, ओपननेस के साथ साथ एक फ्लैट हायरार्की देखने को मिलती है। इसका उल्टा कर दो, जिस वर्क कल्चर में रिजिड हायरार्की देखने को मिलती है, रिजिड कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, क्लोज्ड कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, जहां पे रेगुलेटरी सेफगार्ड्स अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, वहां पे जो वर्क कल्चर होगा वो कैसा होगा? वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होगा। फिर कम्युनिकेशन चैनल के बाद बात होती है इंटरेस्ट के बारे में, या फिर ये कहें कि सेंस ऑफ आइडेंटिटी। आपका इंटरेस्ट मैच होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, अपने वर्क प्लेस के साथ में सेंस ऑफ यूनिटी फील होनी चाहिए, सेंस ऑफ वननेस फील होनी चाहिए। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अलाइन नहीं करोगे, उसके वैल्यूज के साथ में अलाइन नहीं करोगे, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए ट्रू सेंस में कभी काम नहीं कर पाओगे। और देखो, कोई भी एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी कब फील करता है? वो तब फील करता है जब उसको डिग्निटी के साथ में ट्रीट किया जाता है, जब वर्क प्लेस में उसको एडुकेट रिस्पेक्ट दी जाती है, जब उसको पता होता है कि यहां पे फेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यहां पे कोई बेईमानी नहीं होगी। एक एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वननेस कब फील करता है? वो तब फील करता है जब वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है। एक वर्क कल्चर वो भी हो सकता है जहां पे आपकी छुट्टी हो गई 5 बजे, लेकिन आपका जो बॉस है वो रात को 9 बजे भी आपको फोन कर सकता है और बोल सकता है कि भाई ये फाइल है, इसको निपटाओ। ये टॉक्सिक वर्क कल्चर है। अच्छा वर्क कल्चर वो होता है जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है। ये जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या जापानीज, वहां का अगर आप वर्क कल्चर देखोगे तो ये लोग अपने एम्प्लॉयज के वेलबींग के ऊपर एक्सेसिवली फोकस करते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो आजकल ये कह रही हैं
कि एक हफ्ते में 30 से 35 घंटे ही काम करवाना चाहिए, बिकॉज उतने में ही हाई प्रोडक्टिविटी होती है। अदरवाइज आप लोगों को घिस रहे हो, उनसे जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो एक अच्छे वर्क कल्चर में वर्क लाइफ बैलेंस भी देखने को मिलता है। एक शब्द आपने सुना होगा, वो शब्द है, यहां लिख देता हूं, मून लाइटिंग। आजकल खूब न्यूज़पेपर्स वगैरह में जब भी वर्क कल्चर की बात होती है तो सुनाई देता है। मून लाइटिंग का मतलब क्या है? 5 बजे आपका ऑफिस खत्म हो गया, उसके बियॉन्ड आप हसल कर रहे हो, उसके बियॉन्ड आप काम कर रहे हो, उसके बियॉन्ड आप लगे हुए पैसा बनाने में, आप लगे हुए स्ट्रगल करने में। पैसा तो बना लोगे, स्ट्रगल तो कर लोगे, लेकिन जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मून लाइटिंग है ये बहुत ही खराब कॉन्सेप्ट है। एक अच्छे वर्क कल्चर में वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ आपको इस चीज का भी ध्यान देना होता है कि जो आपका एम्प्लॉय है उसके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एडिक्वेटली सुना जा रहा है। सिर्फ कस्टमर्स के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको नहीं सुना जाना चाहिए, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको भी प्रॉपरली एड्रेस किया जा रहा है, उनको भी प्रॉपरली सुना जा रहा है। जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो आपके स्लेव्स नहीं हैं, वो आपके अंडर काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आपकी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, उस संस्था को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको एडिक्वेट रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, और उनके अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई शिकायत हैं, तो उनको सुना जाना चाहिए, और अगर शिकायत सही है तो उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। एक अच्छे वर्क कल्चर में जो एम्प्लॉय है उसको वननेस कब फील होगी? उसको वननेस तब फील होगी जब उस वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जब उस वर्क प्लेस में इंक्लूसिवनेस देखने को मिलेगी। एक अच्छा वर्क कल्चर वो है जहां पे किसी इंसान को उसके जेंडर के बेसिस पे, या उसकी कास्ट के बेसिस पे, या उसके रिलीजन के बेसिस पे, या उसकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे जज नहीं किया जाता है। सिर्फ इतना एक्सपेक्टेड है कि एज अ एम्प्लॉय आपकी जो भी आइडियोलॉजी है, आपका जो भी रिलीजन है, आपकी जो भी कास्ट है, आपका जो भी जेंडर है, आप उसको ऑफिस के गेट के बाहर छोड़ के आओ। अंदर आपको पता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको अचीव करने के लिए काम करना है। जितना ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जितना ज्यादा इंक्लूसिवनेस देखने को मिलेगी, उतना बेहतर वर्क कल्चर देखने को मिलेगा। और इसी का अगर उल्टा देखने को मिल रहा है तो वो वर्क कल्चर कैसा हो जाएगा? वो वर्क कल्चर टॉक्सिक हो जाएगा। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, हमने बात की अबाउट द फीचर्स ऑफ अ वर्क कल्चर। फीचर्स के साथ साथ हमने ये भी देखा कि गुड वर्क कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और टॉक्सिक वर्क कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बड़ा सिंपल है। पहला फीचर क्या है? लेवल ऑफ सर्टेनिटी। लेवल ऑफ सर्टेनिटी के बेसिस पे देखा जाता है कि किसी वर्क प्लेस में अपने एम्प्लॉयज के जजमेंट के ऊपर कितना बिलीव किया जाता है, इनोवेशन को कितना पुश किया जाता है, रिस्क टेकिंग को कितना प्रमोट किया जाता है, क्रिएटिविटी को कितना पुश किया जाता है। दूसरा, आउटकम ओरिएंटेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी एक आउटकम के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करती है, लेकिन जो आउटकम है और जो प्रोसेसेस हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो टॉक्सिक वर्क कल्चर है। जो प्रोसेसेस हैं दे शुड इनेबल अ पॉजिटिव आउटकम। तीसरा, पीपल ओरिएंटेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्क प्लेस है, वो क्लाइंट इंटरेस्ट का कितना ध्यान रखता है, वो थर्ड पार्टी पर्सन इंटरेस्ट का कितना ध्यान रखता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है या नहीं है। फिर चौथा बात की जाती है मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल के बारे में।
और मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल के तहत देखा जाता है कि जो टॉप लीडरशिप है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, वो किस तरीके से कंडक्ट कर रही है। जो टॉप लीडरशिप है वो प्रोएक्टिव है या नहीं है। जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं सब्जेक्टिविटी के बेसिस पे तो डिसीजंस नहीं ले रही है। एसओपीज प्रॉपर है या नहीं है, गाइडलाइंस प्रॉपर है या नहीं है। इसके बाद बात की जाती है रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट के बारे में। बड़ा सिंपल, किसी अच्छे वर्क कल्चर में नेपोटिज्म देखने को नहीं मिलता है, फेवरेटिज्म देखने को नहीं मिलता है। किसी अच्छे वर्क कल्चर में जो एम्प्लॉयज हैं उनका ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन किया जाता है। किसी अच्छे वर्क कल्चर में डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है। फिर बात की जाती है कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। एक अच्छे वर्क कल्चर में ओपननेस देखने को मिलती है। एक अच्छे वर्क कल्चर में फ्लैट हायरार्की देखने को मिलती है। एक अच्छे वर्क कल्चर में फ्रीडम होता है अपनी बात को रखने का। एक अच्छे वर्क कल्चर में जो नेसेसरी रेगुलेटरी सेफगार्ड्स होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और लास्ट में बात होती है सेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। एक अच्छा वर्क कल्चर वो है जहां पे एम्प्लॉयज को डिग्निटी के साथ में ट्रीट किया जाता है, रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट किया जाता है, जहां पे फेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं, जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है, जहां पे एम्प्लॉयज को जो ग्रीवेंसेस हैं उनके लिए प्रॉपर चैनल्स देखने को मिलते हैं, उनकी प्रॉपर सुनवाई की जाती है, जहां पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जहां पे इंक्लूसिवनेस देखने को मिलती है। इजी और सिंपल सी बात है। व्हाट इज वर्क कल्चर? What are the features of a work culture? What are the characteristics of a good work culture and toxic work culture? वो सब हमने देख लिया। अब सवाल आता है अबाउट द वर्क कल्चर इन सिविल सर्विसेज। वर्क कल्चर इन सिविल सर्विसेज कह लो या फिर वर्क कल्चर इन ब्यूरोक्रेसी आप कह सकते हो। देखो बड़ा सिंपल है, हमने पढ़ लिया वर्क कल्चर का मतलब क्या है। हमें ये पता है कि अच्छे वर्क कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमें ये पता है कि खराब वर्क कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या देखना है कि हमारे यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। एक एक शब्द में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे। देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिजिड हायरार्की देखने को मिलती है। ये तो आपको पता ही है कि जो ब्यूरोक्रेसी पे टॉप ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है वो अपने आप को राजा से कम नहीं समझ रहा है। सिटीजन्स उस तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है उसका तो भूल ही जाओ। रिजिड हायरार्की देखने को मिलती है और ये बड़ी समस्या है। इस रिजिड हायरार्की की वजह से जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इनफैक्ट जो ब्यूरोक्रेट है उसको पता ही नहीं होता है कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। उसको पता ही नहीं होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो निचले दर्जे पर लोग काम कर रहे हैं उनकी समस्याएं क्या है। रिजिड हायरार्की देखने को मिलती है। रिजिड हायरार्की के अलावा सीक्रेसी देखने को मिलती है। सेकंड एआरसी ने यह कहा कि हमारे सिविल सर्विसेज में ये जो सीक्रेसी है ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है। मैं पिछले सेशन में भी बात कर रहा था। सीक्रेसी से क्या होता है? सीक्रेसी का मतलब है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी अगर देखने को मिलेगी तो करप्शन देखने को मिलेगा। और अगर करप्शन होगा तो उसको और ज्यादा छुपाने की कोशिश की जाएगी और ज्यादा सीक्रेसी देखने को मिलेगी। और ज्यादा सीक्रेसी देखने को मिलेगी तो और ज्यादा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और ज्यादा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और ज्यादा करप्शन। और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो एक तो रिजिड हायरार्की देखने को मिलती है, दूसरा सीक्रेसी देखने को मिलती है, तीसरा ये जो ब्यूरोक्रेसी है इट इज स्टेटस कोइस्ट इन नेचर।
बेसिकली चेंज नहीं चाहते, बदलाव नहीं चाहते हैं, जो जैसे चल रहा है चलने दो। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये इनोवेशन को प्रमोट नहीं करती है, बदलाव नहीं चाहती है, इनोवेशन को प्रमोट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल जो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है वो हमारे ब्यूरोक्रेसी में कंपैरेटिवली बहुत स्लो है, बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो एक समस्या देखने को मिलती है कि ये जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, या फिर ये कहें कि ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इट इज स्टेटस क्वेस्ट इन नेचर। और स्टेटस क्वेस्ट होने का मतलब कि एक पैसिव एटीट्यूड देखने को मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अंदर। और पैसिव एटीट्यूड आता क्यों है? बिकॉज देर इज ओवर जॉब सिक्योरिटी। आर्टिकल 311 के बारे में हमने मेंशन किया था। ओवर जॉब सिक्योरिटी है, कोई निकालता ही नहीं है। आप कुछ करो चाहे मत करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सस्पेंड हो जाओगे। और सस्पेंशन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खुशी की बात होती है कि 6 महीने की छुट्टी मिल गई, साल की छुट्टी मिल गई। जिस दिन सस्पेंशन रिवोक होगा, वापस नौकरी पे जाएंगे, सारा पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, बढ़िया 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का वेकेशन मिल गया। तो ओवर सिक्योरिटी ऑफ जॉब, इसकी वजह से पैसिव एटीट्यूड देखने को मिलता है। और फिर टाइम बाउंड प्रमोशन। सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। मतलब आज इस साल में जितने लोग सेलेक्ट हुए, इनका बैच कुछ साल के बाद पूरा का पूरा एक साथ प्रमोट होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बैच में किसने अच्छा काम किया, किसने खराब काम किया। आप बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे तो भी, और आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, लेजी थे, बैठे हुए थे तो भी। जब एक सर्टेन टाइम पीरियड पूरा होगा तो आपके पूरे बैच का प्रमोशन होगा। अब जो लेजी आदमी है उसको कोई चिंता ही नहीं है, उसको पता है कि इतनी मेहनत करके भी वहीं जाएगा जहां मैं जाने वाला हूं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारी ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलती है। पैसिव एटीट्यूड के अलावा आर सिविल सर्विसेज आर रिएक्टिव इन नेचर। और ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। पैसिव एटीट्यूड है तो रिएक्टिव है, पूरा एक्टिव तो है ही नहीं। जब समस्या हो जाएगी तब ब्यूरोक्रेसी जागती है कि भाई इसका समाधान ढूंढो। जब कहीं बिल्डिंग्स में आग लग जाएंगी, कुछ 50-100 बच्चे मर जाएंगे, तब ब्यूरोक्रेसी को याद आता है कि ये बिल्डिंग बढ़िया नहीं थी, इसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया था, इस पर ताला लगाना है। पहले से प्रोएक्टिव बिल्कुल नहीं है। जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बैठ जाएंगे तब बात होगी कि यार पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक को कैसे प्रोटेक्ट करना है। पहले से कोई प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, कोई प्रोएक्टिव एक्शंस नहीं लिए जाएंगे। इट इज रिएक्टिव इन नेचर। और एक तो यूनिवर्सल आपको पता है, इलिटिज्म देखने को मिलता है। और इलिटिज्म की वजह से इनसेंसिटिविटी देखने को मिलती है। ब्यूरोक्रेट्स तो छोड़ो, सरकारी ऑफिस में बैठा हुआ छोटा सा क्लर्क अपने आप को राजा से कम नहीं समझता है। आप चले जाओ, ऐसे बात करेगा जैसे पता नहीं आपको गिरवी रखा हुआ है उसने। इलिटिज्म। और इसकी वजह से इनसेंसिटिविटी देखने को मिलती है। अब जो ग्राउंड रियलिटी पे समस्या है, जो लोगों की समस्या है, वो राजा तक कहां पहुंच रही है। आप तो एक लंबे चौड़े बंगले में बैठे हो जहां पे एसी लगे हुए हैं, गाड़ी की सुविधा है, सर्वेंट्स मिले हुए हैं, बढ़िया गार्डन बना हुआ है। आप जब रोड पर निकलते हो तो एक भी गड्ढा देखने को नहीं मिलता है। आप जब रोड पर निकलते हो तो पूरी रोड क्लियर हो जाती है, कोई ट्रैफिक देखने को नहीं मिलता है। आपको क्या पता कि बेचारा जो आदमी साइकिल पे चल रहा है, स्कूटर पे चल रहा है, स्कूटी पे चल रहा है, उसकी क्या समस्याएं हैं। तो ये जो इलिटिज्म है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और एक समस्या रेड टेपिज्म। हालांकि इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है रेड टेपिज्म। आप देख लो, रेड टेपिज्म की वजह से
खूब करप्शन देखने को मिलता है। रेड टेपिज्म ये शब्द कहां से आया पता है? जो फाइल होती है उस पे एक रेड पट्टी बांधी जाएगी और फाइल को कोने में पटक दिया जाएगा। जब तक पैसा नहीं आएगा वो फाइल वहीं पे पड़ी रहेगी। गांधी जी जैसे ही बटन डालेंगे वो रेड पट्टी खुल जाएगी, फाइल आगे बढ़ जाएगी। रेड टेपिज्म ये बड़ी समस्या है। तो हमारे सिविल सर्विसेज के वर्क कल्चर में, हमारे ब्यूरोक्रेसी के वर्क कल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स? रिजिड हायरार्की देखने को मिलती है, सीक्रेसी देखने को मिलती है, स्टेटस क्वेश्चन नेचर, इनोवेशन को पुश नहीं करते हैं, चेंज को पुश नहीं करते हैं, पैसिव एटीट्यूड देखने को मिलता है। पैसिव एटीट्यूड क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ ओवर जॉब सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। हमारे ब्यूरोक्रेसी का रिएक्टिव नेचर है, इलिटिज्म देखने को मिलता है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनसेंसिटिव हो जाती है, रेड टेपिज्म देखने को मिलता है। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ अच्छी चीजें नहीं है, अच्छी चीजें भी हैं। प्रोज की अगर बात करें तो प्रोज क्या क्या है? देखो, एक तो पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। अगर कोई एक सिविल सर्वेंट चाह ले कि मुझे काम करना है तो उसके पास में इतनी पावर होती है कि वो कोई भी चेंज लेकर आ सकता है। आर्मस्ट्रांग पेन जिन्होंने मणिपुर के गांव को कनेक्ट करने के लिए सड़क बनवाई थी, ये एग्जांपल पहले भी मैंने कई बार दिया है। वो विल था उनका, उस विल से ही उन्होंने वो कर दिखाया जो आमतौर पे लोग नहीं कर सकते। तो एक बड़ा ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म होता है किसी भी इंसान के लिए जो कि सिविल सर्वेंट बना, तो ब्रिंग अ चेंज, टू ट्रूली बी इन्वॉल्व इन पब्लिक सर्विस। फिर इसके अलावा हाई सोशल इम्पैक्ट। एक सिविल सर्वेंट के जो एक्शंस होते हैं उनका सोशल इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी किसी एक गांव में, बिकॉज ऑफ कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट होने की वजह से गांव वाले उस घर का खाना नहीं खा रहे थे, एंड अ सिविल सर्वेंट वेंट एंड ईट देयर, हैड द फूड देयर। कितना बड़ा मैसेज है। एक आदमी जिसको पूरा समाज राजा के जैसे देख रही है, जिसको राजा के जैसे ट्रीट कर रहा है, वो आदमी जा रहा है उस घर में और खा रहा है, उसका सोशल इंपैक्ट कितना हाई होगा, कितना हैवी होगा। फिर इसके अलावा बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडेड एक्सपोजर। आप एज अ कलेक्टर, आप एज अ सिविल सर्वेंट, आप एज अ ऑफिसर हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, हर तरीके की सिविल सोसाइटी के साथ में, हर तरीके के इंसान के साथ में डील करोगे। हर तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, अच्छी से अच्छी और खराब से खराब। और जब आप सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हो, देखते हो, तो आपका कैरेक्टर बनता है, और वही कैरेक्टर आपको हेल्प करता है लंबे टाइम तक सस्टेन करने के लिए विद एथिकल वैल्यूज, विद मॉरल प्रिंसिपल्स। और लास्ट अगर लिखें तो सिविल सर्विसेज में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक हर जगह से लोग सेलेक्ट होते हैं। और ये जो पोस्टिंग्स होती हैं, जो अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है। एक राजस्थान का आदमी हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हो, एक कश्मीर का आदमी हो सकता है केरला में पोस्टेड हो। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये सिविल सर्विसेज को बेहद खूबसूरत बनाती है। सिविल सर्विसेज में किस तरीके का वर्क कल्चर देखने को मिलता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके मेरिट्स या उसके प्रोज क्या हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, वो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हाउ टू ब्रिंग अ चेंज इन दी वर्क कल्चर।
किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर में आप किस तरीके से चेंज लेकर आ सकते हो। देखो, एक बड़े फेमस प्रोफेसर हुए जिनका नाम है जॉन कोटर। ये लगभग 80 ईयर्स ओल्ड हैं और हार्वर्ड्स बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी किसी वर्क कल्चर को चेंज करने के ऊपर, और इन्होंने एक 8 स्टेप फॉर्मूला दिया टू चेंज द वर्क कल्चर। ये जो जॉन कोटर का 8 स्टेप फॉर्मूला है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, और बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस नाम है फिलिप कोटलर, उनका भी 6 स्टेप्स का फॉर्मूला है। और भी लोग हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सब एक ही जैसी बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं जॉन कोटर के 8 स्टेप फॉर्मूला को। सबसे पहले जॉन कोटर क्या कहते हैं? जॉन कोटर कहते हैं कि अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर चेंज करना है, तो सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एम्प्लॉयज के बीच में, उस चेंज को लेके। और वो सेंस ऑफ अर्जेंसी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? आप बता सकते हो अपने लोगों को अबाउट दी कस्टमर फीडबैक। सबसे सिंपल तो यही है ना, कि बताओ यार कि कस्टमर्स जो हैं वो ये नहीं ये चाह रहे हैं, उनकी शिकायत ये है, हमें इस शिकायत को एड्रेस करना है और उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। आप कस्टमर फीडबैक के अलावा कॉम्पिटिटिव प्रेशर को भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, ये एकदम से और ओवर नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए। अपने जो एम्प्लॉयज हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनको एहसास दिलाओ कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो आगे निकल रहा है, और आगे निकलने के पीछे या हमसे बेहतर करने के पीछे क्या रीजंस हैं, उनको हमें भी अडॉप्ट करने की जरूरत है। आप बात करो अबाउट दी एम्प्लॉयज कंसर्न्स। एम्प्लॉयज के कंसर्न्स क्या हैं, उनके ग्रीवेंसेस क्या हैं, उनको अगर आप कंसिडरेशन में लेकर आओगे, उनके बारे में अगर आप बात करोगे, तो जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो आपके फेवर में खड़े होंगे, वो इस चेंज के फेवर में खड़े होंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले तो यू नीड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। जब एक माहौल क्रिएट हो गया, जब एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो गई, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बिल्ड अ गाइडिंग कोलिशन। गाइडिंग कोलिशन बेसिकली एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें सीनियर लीडर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ रिस्पेक्टेड एम्प्लॉयज होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें आपके फील्ड से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। और ये जो लोग हैं, ये बाकी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ चेंज। ये जो लोग हैं, ये मॉडल ऑफ चेंज बनेंगे। तो दूसरा व्हाट यू नीड टू डू इज, दूसरा यू नीड टू बिल्ड अ गाइडिंग कोएलिशन। और जब गाइडिंग कोएलिशन बन गई, देन यू नीड टू डेवलप अ विजन एंड स्ट्रेटजी। वो जो चेंज आप करना चाह रहे हो वर्क कल्चर में,
उसके लिए आपका विजन क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, दैट शुड बी डेवलप्ड। लेकिन इसको डेवलप करने के टाइम पे आपको खास ध्यान रखना है कि ये जो विजन है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये ओपन एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू तैयार की जाए। समझो बात को। जब टॉप लीडरशिप बिना अपने एम्प्लॉयज को कंसल्ट किए कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई बदलाव लाने की कोशिश करती है तो उसको इंप्लीमेंट करना बेहद डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब आप सहमति के साथ में कोई विजन तैयार करते हो, कोई स्ट्रेटजी तैयार करते हो, कोई चेंज लाने की कोशिश करते हो, तो इसको इंप्लीमेंट करना बेहद ईजी हो जाता है। तो आपका ये जो विजन है, आपकी ये जो स्ट्रेटजी है, दैट शुड बी डेवलप्ड विद अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। और फिर जब आपका विजन, आपकी स्ट्रेटजी डेवलप हो जाए, देन यू नीड टू कम्युनिकेट, you need to communicate the vision clearly, एकदम क्लियरली अपने विजन को, अपनी स्ट्रेटजी को कम्युनिकेट करो टू द रेस्ट ऑफ द पीपल। और ये कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा? मीटिंग्स के थ्रू। मीटिंग्स में बात करो, मीटिंग्स में बताओ। और मीटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीडरशिप बिहेवियर के थ्रू। आपको जो भी चेंज लेकर आना है, आप खुद और आपकी जो लीडरशिप है, जो टॉप के 4-5 लोग हैं, वो खुद उसको प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर दें। तो जो नीचे काम कर रहे लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके प्रति सहज हो जाते हैं, उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं। तो लीडरशिप बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर कम्युनिकेट द विजन क्लियरली के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एम्पावर द एम्प्लॉइज बाय रिमूविंग द बैरियर्स। जो आपका विजन है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, उसके रास्ते में जो बैरियर्स आ सकते हैं उनको हटाया जाए और उनको हटा के एम्प्लॉयज को मजबूत किया जाए, एम्पावर किया जाए उस रास्ते पे चलने के लिए। और ये कैसे होगा? ये होगा बाय चेंजिंग द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, बाय चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ये कैसे होगा? बाय अडॉप्टिंग या फिर यूजिंग टेक्नोलॉजी, बाय अडॉप्टिंग न्यू अप्रोचेस। नए अप्रोचेस, जो रेलेवेंट अप्रोचेस हैं, नई टेक्नोलॉजी, उसको अडॉप्ट करो। और जो पुरानी पॉलिसीज हैं, जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जिनकी वजह से वो पुराना पूरा सिस्टम खड़ा हुआ था, उनको खत्म करो, उनको हटाओ। और फिर बैरियर्स को रिमूव करने के बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम, दैट यू नीड टू जनरेट स्मॉल विंस। छोटे छोटे टारगेट्स रखो और उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करो। और जब वो छोटे छोटे टारगेट्स अचीव हो जाएं तो उनको सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने से क्या होता है? जो एम्प्लॉयज का मोराल होता है वो हाई रहता है, वो मोटिवेटेड रहते हैं फर्दर काम करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको छोटे छोटे विंस जनरेट करने हैं। और फिर जब छोटे छोटे विंस जनरेट होने लगे तो फिर ये जो गेन्स हैं इनके ऊपर कंसोलिडेट करो, कंसोलिडेट करो और क्रिएट करो डीपर चेंजेस। एकदम से ये जो आपका विजन है, ये जो आपकी स्ट्रेटजी है, इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है।
जो चेंजेस हैं उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको इंट्रोड्यूस करना है। पहले छोटे छोटे टारगेट्स रखो, उनको फुलफिल करो, उनको सेलिब्रेट करो, जिससे आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड रहें काम करने के लिए। और फिर जैसे जैसे ये छोटे छोटे टारगेट्स अचीव होते जाएं तो फिर कंसोलिडेट करो इन गेन्स को और काम करो डीपर चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और फिर लास्टली जब ये डीपर चेंजेस धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगे, देन यू नीड टू एंकर द न्यू अप्रोचेस इनटू द कल्चर। और फिर ये जो डीपर चेंजेस हैं इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने वर्क कल्चर के, अपने वर्क प्लेस के कल्चर का हिस्सा बनाओ। हिस्सा कैसे बनाया जाएगा कि अब जो नई हायरिंग हो रही है वो नई अप्रोचेस के बेसिस पे होनी चाहिए। अब जो नए प्रमोशंस होंगे वो नई अप्रोचेस के बेसिस पे होनी चाहिए। अब जो ट्रेनिंग होगी उसमें ये जो आपकी नई अप्रोचेस हैं इनको इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। अब जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उस डिसीजन मेकिंग में ये जो नई अप्रोचेस हैं इनका सिग्निफिकेंट, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। और जब आप ये सब करते हो तो जॉन कॉटर के हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वर्क कल्चर है उस वर्क कल्चर में चेंज देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो 8 स्टेप्स हैं, ये जो 8 स्टेप फॉर्मूला है, ये किसने दिया? ये दिया जॉन कॉटर ने। जॉन कॉटर क्या कह रहे हैं एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो जॉन कॉटर क्या कह रहे हैं। जॉन कॉटर का पहला स्टेप है क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अर्जेंसी कैसे क्रिएट की जा सकती है? कस्टमर फीडबैक के थ्रू, कॉम्पिटिटिव प्रेशर के थ्रू, एम्प्लॉयज के कंसर्न्स के थ्रू। फिर दूसरे नंबर पे यू नीड टू बिल्ड अ गाइडिंग कोएलिशन। जो टॉप लीडरशिप है, जो सीनियर लीडर्स हैं, जो रिस्पेक्टेड कुछ एम्प्लॉयज हैं, जो आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका एक कोर ग्रुप बनाओ। और वो जो कोर ग्रुप है वो गाइडिंग फैक्टर के तौर पे काम करेगा। वो इंश्योर करेगा कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेटेड रखा जाए आपके रास्ते पे चलने के लिए। फिर तीसरा, यू नीड टू डेवलप अ विजन एंड स्ट्रेटजी। लेकिन ये जो विजन है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू डेवलप होना चाहिए। चौथा, यू नीड टू कम्युनिकेट द विजन क्लियरली। सबसे बढ़िया तरीका है लीडरशिप बिहेवियर के थ्रू, लेकिन मीटिंग्स के थ्रू, इंटरनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू, इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू आपका जो विजन है उसको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करो, पेनिट्रेट करो। फिर इसके बाद यू नीड टू एम्पावर द एम्प्लॉयज बाय रिमूविंग द बैरियर्स। और बैरियर्स कैसे रिमूव होंगे? जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हटाओ। उनकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, उनकी जगह पे नए अप्रोचेस को अडॉप्ट करो। फिर इसके बाद यू नीड टू जनरेट स्मॉल विंस। और वो जो छोटे छोटे विंस हैं उनको सेलिब्रेट करो। और फिर ये जो छोटे छोटे विंस हैं इनके ऊपर कंसोलिडेट करो और डीपर चेंजेस लेकर आओ। और फाइनली ये जो नई अप्रोचेस हैं, इन नई अप्रोचेस को अपने कल्चर का हिस्सा बनाओ थ्रू द प्रोसेस ऑफ हायरिंग, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रमोशंस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा, ये है जॉन कॉटर जो कि बात करते हैं कि किस तरीके से वर्क कल्चर में चेंजेस लाए जा सकते हैं। एक और बड़ा पॉपुलर नाम है जिनका नाम है फिलिप कॉटलर। मैनेजमेंट के बड़े तगड़े एक्सपर्ट हैं। हालांकि अगर आप जॉन कॉटर को भी लिखोगे तो भी बात सेम ही है, इनको लिखोगे तो भी बात सेम ही है, लेकिन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इनको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जॉन कॉटर क्या कहते हैं, कॉटलर क्या कहते हैं कि अगर आपको
किसी वर्क कल्चर में चेंज लेके आना है तो आपको 6 चीजें करने की जरूरत है। कौन कौन सी 6 चीजें करने की जरूरत है? सबसे पहला तो यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द एम्प्लॉइज। और जॉन कॉटलर ये कहते हैं कि आप एम्प्लॉइज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो। एक जो कि ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड कह लो, या फिर जो कि विलिंग है टुवर्ड्स चेंज। मतलब अगर कोई बदलाव लाया जाएगा तो ये लोग उस बदलाव के साथ में चलने के लिए तैयार हैं। दूसरे कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो कि रिलक्टेंट होंगे, कि जब आप बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो एकदम से ये लोग उस बदलाव को अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसके साथ में नहीं चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे इनको अगर मोटिवेशन दिया जाए, इनको अगर नेसेसरी रिवॉर्ड दिया जाए, तो ये भी उस बदलाव के साथ में चलने की शुरुआत कर देंगे। और तीसरे होते हैं स्टबन लोग। ये वो लोग हैं जो कि ढीठ लोग हैं, जिन्होंने कसम खाई हुई है कि हम नहीं बदलेंगे। इनसे कैसे डील करना है थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो जॉब सिक्योरिटी है उसको खत्म कर दो। अब देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई एक काम ऐसा है जिसको सिर्फ एक इंसान कर सकता है, और ये जो एक इंसान है ये स्टबन नेचर का है। इसको पता है मेरे को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे को निकाला काम रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी चेंज लाने से पहले आइडेंटिफाई कर लो कि स्टबन कौन है, और जो स्टबन है उसके काम को करने के लिए एक दो आदमी बैकअप में रखो। जैसे ही कोई बैकअप में आ जाएगा, ये जो आदमी है इसको टेंशन होने लग जाएगी, यार कहीं मेरे को नौकरी से ना निकाल दें, तो ये थोड़ा सा हम्बल हो जाएगा, थोड़ा सा आपकी बात सुनने लगेगा। एक तरीका। अच्छा, पहला क्या है? पहला, वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द एम्प्लॉयज। और फिर जब आपने एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, तो उसके बाद यू नीड टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस। ध्यान देना, ग्रेजुअली, एकदम से चेंजेस को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। एकदम से अगर आपने चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया तो अफरा तफरी मच जाएगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। आपको धीरे धीरे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना है, और ध्यान देना है कि ये जो चेंजेस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये अप्लाई होने चाहिए टॉप टू बॉटम अप्रोच के थ्रू। मतलब सबसे पहले जो टॉप लीडरशिप है वो इन चेंजेस को प्रैक्टिस करने की शुरुआत करे, तब कहीं एक्सपेक्ट करे कि जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो इन चेंजेस के साथ में चलने की शुरुआत करेंगे। तो जो एप्लीकेशन है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच के थ्रू होना चाहिए। और फिर क्या होगा, जब ये सब हो जाएगा तो आप देखोगे कि जो ओपन माइंडेड, या फिर ये कहें कि जो विलिंग एम्प्लॉयज हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आपके ये जो चेंजेस हैं इनको फॉलो करने लगेंगे। जो रिलक्टेंट लोग हैं, उनको आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल मोटिवेशन देना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत रिवॉर्ड भी देना पड़े। और जब ये होगा तो ये लोग भी धीरे धीरे उन चेंजेस के साथ में चलने लगेंगे। और फिर लास्ट, जो स्टबन लोग हैं उनके लिए आपको क्या करना है, एक तो बैकअप वाली बात, और दूसरा अब इनके लिए आप थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकते हो। लेकिन ये जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं ये भी ग्रेजुअल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऑर्डर इशू कर दिया कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। पहले नोटिस इशू करो, पहले इसको नोटिस दो, भाई साहब एक गलती हो गई है, एक और गलती हुई तो दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर हो सकता है किसी प्राइवेट संस्था में हो
तो जो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जो अप्रेजल्स दिए जाते हैं, उनको रोक लो। अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो एक आध को टर्मिनेट कर दो या सस्पेंड कर दो। और जब एक आध सस्पेंड हो जाएगा तो बाकी के जो 4-5 लोग हैं जो कि स्टबर्न है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे। कोई बहुत ही ज्यादा जिद्दी है फिर उसको निकालो, अदरवाइज आपका काम इन चीजों से हो जाएगा। और ये है फिलिप कोटलर के 6 स्टेप्स जिनके थ्रू किसी वर्क कल्चर को चेंज किया जा सकता है। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, वर्क कल्चर ये जो टॉपिक है ये खत्म हो गया। एक एक बार हमने रिवाइज कर लिया। मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छे वर्क कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और टॉक्सिक वर्क कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर आपको वो समझ में आता है तो ये सारी चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।